हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज सेशन थोड़ा सा जल्दी ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा काम है दूसरा, तो इसलिए हमने सोचा कि 6 बजे की क्लास ले लेते हैं, कि 7:30 बजे हमको दूसरा काम है। दूसरा काम क्या, दूसरी क्लास लेना है ऑफलाइन की। तो यहाँ पर देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है। पदम पराग है, पथ के साथी है, 10 तस्वीरें है, फिर रेखा और रंग है। तो पंडित पदम सिंह शर्मा की जो रचना है वो कौन सी है, वो है पदम पराग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, ये बात पूछ रहा है। मतीराम के द्वारा रचित ग्रंथ, मतीराम के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मतीराम के द्वारा रचित ग्रंथ की बात हो रही है कि मतीराम के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर क्या कृष्णायन है, या फिर जगदीश, या फिर जगत विनोद है, या फिर ललित ललाम है, या फिर रामचंद्रिका है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललित ललाम है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मतीराम की भाषा है। तो जो लोग सेशन में जुड़ चुके हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और जो लोग सेशन में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर देखिए, बोलचाल की ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, या फिर साहित्यिक अवधि है, या फिर साहित्यिक राजस्थानी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा, साहित्यिक ब्रज भाषा हो जाएगा। मतीराम की जो भाषा है वो कैसी है, वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि के द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है, ये पूछ रहा है। कृष्ण चरित्र है, काव्य प्रकाश है, या फिर रस संगार मंजरी है, या फिर रस विलास है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंतामणि के द्वारा रचित जो प्रबंध काव्य है उसकी बात हो रही है। तो इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि पूछ रहा है। तो आधुनिक कालीन प्रसिद्ध जो कवि हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं, केशव हैं, देव हैं, भूषण हैं, या फिर बिहारी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहारी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के, रीति मुक्त काव्यधारा के, रीति सिद्ध काव्यधारा के, या फिर आश्रयवादी काव्यधारा के। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और कल हमारी क्या होगी, संपूर्ण विधाओं पर हमारी कल एक मैराथन क्लास होगी, ठीक है, 500 क्वेश्चन की मैराथन होगी। तो ये मैराथन आप लोगों की 2 बजे से शुरू होगी, ठीक है, 2 बजे से शुरू होगी। तो आप लोग कल तैयार रहना मैराथन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है। राधा कृष्ण गोस्वामी है, बालकृष्ण भट्ट है, या फिर अंबिका दत्त
व्यास है या फिर लाला भगवान दीन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी प्रदीप के याजस्वी संपादक पूछ रहा है तो वो है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। मात्र पद में उत्कृष्ट कृतियों की रचना हुई है, या फिर गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, या फिर नौ गीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, या फिर भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी विशेषता पूछ रहा है आधुनिक काल की। ठीक है, तो आधुनिक काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। यही इसकी क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। तो मैंने उस दिन ट्रिक भी बताया था कि इनके इतिहास जो लेखकों के नाम है, साहित्यिक इतिहास लेखकों के नाम, तो मैंने कहा था कि शुक गणेश और श्याम शुक गणेश, मैंने ये ट्रिक बताई थी। यहाँ पर देखिए गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, यही तीनों इनके क्या हैं, सही क्रम है और सही नाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर गीत का छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है। हर गीत का जो छंद होता है इसमें यति जो लगती है, मतलब कि ये जो कॉमा लगता है ये वाला, ये कितनी मात्राओं पर लगता है, ये बात पूछ रहा है। तो ये 16 और 12 मात्राओं पर लगता है। किस पे, 16 और 12 मात्राओं पर ये लगता है। फिर है व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। व्यवहार का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा वी धन अवधन हार। क्या हो जाएगा, वी धन अवधन हार, क्योंकि यहाँ पर आधी हुआ है तो आधी हुआ को हम ई में बदलेंगे तो वी धन अवधन हार हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, व्यवहार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सावधान का सही संधि विच्छेद होगा। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सावधान का हो जाएगा साधन अवधान। क्या हो जाएगा, साधन अवधान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महारिष का सही संधि विच्छेद है। महारिष का बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये शब्द है, तो महारिष का होगा महाधन ऋषि हो जाएगा, महर्षि महाधन ऋषि हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुधन रूप ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आमरण में कौन सा समास है। आमरण, आमरण में भी अव्ययी भाव समास है। तो इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ। जितने भी शब्द उपसर्ग वाले होते हैं सारे ही किसमें आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधे आधी आवे बैठ गवावे, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा। इसका सही अर्थ पूछ रहा है कि इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा, आंधी आवे बैठ गवावे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय लाने का इंतजार करना, उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। विपरीत परिस्थिति में मतलब कि बिगड़े हुए समय में समय आने का इंतजार करना, अच्छे समय का इंतजार करना। नेक्स्ट हो जाएगा किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा। किताब का कीड़ा होना, तो किताब का कीड़ा होना बहुत अधिक पढ़ने वाला। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला। नेक्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब क्या है। कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब कि भेद छिपाना। सॉरी, कच्चा चिट्ठा सॉरी, यहाँ पर भेद खोलना नहीं होगा, यहाँ पर होगा सारा भेद खोल देना। कच्चा सारा भेद खोल देना, कच्चा चिट्ठा खोलना का मतलब है सारा भेद खोल देना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर जो प्रतीत है ये तत्सम नहीं है। नेक्स्ट है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, ललिन बिलोचन शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है, तो वो है चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है।
हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका। नेक्स्ट देख लेते हैं, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की, मोहन राकेश की, विष्णु प्रभाकर की या फिर राजेंद्र यादव की? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमात्मा का कुत्ता। तो परमात्मा का कुत्ता जो है ये मोहन राकेश का है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की भाषा क्या है? साहित्यिक अपभ्रंश है, प्रकट है, लोक भाषा है या फिर अवहट है? तो कीर्तिलता की जो भाषा है वो है अवहट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्राकरण या फिर राहुल वेल या फिर स्थूल भद्र रास? कौन सा है जो गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है और ऊपर से क्या है वो चंपू काव्य भी है? तो ये राहुल वेल है। इसे चंपू काव्य के नाम से भी जानते हैं, गद्य पद्य मिश्रित इसकी भाषा भी है। और सेंचुरी वंश की 7 रानियों का वर्णन भी है इसमें। सेंचुरी वंश की 7 रानियों का वर्णन भी है इसमें, है ना। ये पूछा गया था 2021-22 में, 7 रानियों का वर्णन किसमें है? सेंचुरी वंश के। नेक्स्ट है कि चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? हमीर के, विशल देव के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के? चंद बरदाई की बात हो रही है। चंद बरदाई थे किसके? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान करने वाले आचार्य की बात हो रही है कि प्रदान करने वाले आचार्य कौन है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो जल्दी से बताएं, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी है? क्या भरत मुनि ने या फिर विश्वनाथ ने या फिर दशरथ ओझा ने या फिर पाणिनि ने? किसने दी है नाटक को पंचम वेद की मान्यता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटक को जो पंचम वेद की मान्यता दी है वो दी है भरत मुनि ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। और थोड़ी सी क्लास को शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्लास 7 बजे से होती है लेकिन आज थोड़ा जल्दी लेना पड़ रहा है क्योंकि 7:30 की दूसरी क्लास लगी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धन्यावलोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? धन्यालोक जो है ये किस शताब्दी का ग्रंथ है, ये बात पूछ रहा है। ये किस शताब्दी का ग्रंथ है? 7वीं शताब्दी का, 8वीं शताब्दी का, 9वीं शताब्दी का या फिर 11वीं शताब्दी का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जो लोग आज नए आए हैं सेशन में वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो वहां से हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिए। ठीक है, बोलना मेरा काम है और आप लोगों के समझ में जो आएगा वो कर सकते हैं। ठीक है, बट आप लोगों को वहां से मेरी प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक पे वीडियो पड़े हुए हैं। काव्य शास्त्र, प्रमुख कथन, इसके अलावा अन्य विधाओं के सभी क्लासें आपको मिल जाएंगे, आदिकाल से लेकर के अन्य विधाओं तक की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 9वीं शताब्दी। धन्यालोक जो रचना है ये 9वीं शताब्दी की रचना है। मुझे ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर ये बताना है कि धन्यावलोक जो है, ये जो धन्यावलोक रचना है ये किसकी रचना है, क्योंकि कल ही मैंने इसे पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? भामा ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या फिर कुंतक ने? किसने किया है सर्वप्रथम इसका प्रयोग? ध्वनि शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहला प्रयोग करने वाले हैं आनंदवर्धन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि सुदामा पांडे धूर्मिल की रचना है।
सुदामा पांडे धूर्मिल की रचना कौन सी है? कल सुनना मुझे, शहर अब भी संभावना है, यहाँ से देखो या फिर कंकावती। इनकी कौन सी रचना है सुदामा पांडे धूर्मिल की? तो इनकी जो रचना है वो है कल सुनना मुझे। इसी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। निश्चय की संशय की एक रात के लेखक हैं। संशय की एक रात के लेखक कौन है? मुक्ति बोध है, श्रीकांत वर्मा है, धूर्मिल है या फिर नरेश मेहता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय की ग्रंथि किस एक सेकेंड ग्रंथि किस रचनाकार की कृति है? महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर सुमित्रानंद पंत की या फिर जयशंकर प्रसाद की। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रंथि की बात हो रही है कि ग्रंथि किस रचनाकार की कृति है। तो ग्रंथि जो है वो किस रचनाकार की है? ये है सुमित्रानंद पंत की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये किसकी पंक्तियां हैं ये पूछ रहा है। ये किस रचना से ली गई हैं? ठीक है, सरोज स्मृति से, राम की शक्ति पूंजा से, कुरुक्षेत्र से या फिर स्कंद गुप्त से। तो ये किससे ली गई हैं? ये सरोज स्मृति से पंक्तियां ली गई हैं। ये निराला जी की रचना है सरोज स्मृति। इनकी बेटी जब मर गई थी तभी इन्होंने ये रचना की थी। ठीक है, पहले इनकी पत्नी मरी, फिर इनकी बेटी मरी, तभी इन्होंने सरोज स्मृति, सरोज इनकी बेटी का नाम था, उन्हीं के नाम पर इन्होंने ये रचना की थी और उसी रचना से ये पंक्तियां हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। बहुत ही अच्छी कविता है, पूरा पढ़ना, मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? दीपशिखा है, यामा है, निहार है या फिर रश्मि है। तो इनका जो प्रथम काव्य संकलन है उसकी बात हो रही है। प्रथम है इनका निहार, जिसपे निहार है इनका प्रथम काव्य संकलन है महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट देख लेते हैं। बादल राग के रचयिता हैं। बादल राग कविता जो है ये कविता है, ये किसकी कविता है? जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रानंद पंत की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या फिर महादेवी वर्मा की है। तो ये किसकी कविता है? बादल राग कविता ये है निराला जी की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह है। आकाश गंगा जो काव्य संग्रह है ये किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, भगवती चरण वर्मा का है, रामकुमार वर्मा का है या फिर उदय शंकर भट्ट का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का ये काव्य संग्रह है आकाश गंगा। नेक्स्ट छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंद पंत को, महादेवी वर्मा को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे क्या बताया? आकाश गंगा काव्य संग्रह। आकाश गंगा काव्य संग्रह मैंने क्या बताया? पहला बता दिया क्या? पहला नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामकुमार वर्मा का है। सॉरी, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो 36 का है वो हो जाएगा रामकुमार वर्मा का आकाश गंगा काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। नेक्स्ट है अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? मन की उदासीनता का, पारिवारिक चिंता का, बाल समस्या का या फिर देश हितैषणा का। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा देश हितैषणा। क्या हो जाएगा? देश हितैषणा पर इन्होंने इसका आदर्श उदाहरण किया है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी एक अवस्था कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आती? प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागम या फिर उत्पाद। कौन एक है जो नहीं आती है? तो यहाँ पर जो
उत्पाद है वो नहीं आता है, उत्पाद जो है ये नहीं आता है। नेक्स्ट है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क या फिर आधे अधूरे। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक की बात हो रही, तो महाभारत की कथा पर अंधा युग ही क्या है, आधारित है। नीचे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर किशन जो है ये तत्सम नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, वर्तमान काल का है ना। तो वर्तमान काल का जो पहचान है वो क्या है, वर्तमान काल की पहचान है तातीते। ठीक है, तातीते, तातीते किस में आता है, मानो पड़ता है ना। ये क्या हो गया, वर्तमान काल का हो गया। यहाँ पे लास्ट में क्या लगा है देखिए, ता है ना। तो ता होता है इसकी पहचान, ती होती है और ते होता है ना, ये तीनों इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है, मेरे हाथ में लेखनी है कौन सा परसर्ग है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक है ना। तो यहाँ पर परसर्ग से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर कारक ही पूछता है, परसर्ग का मतलब कारक ही होता है। यहाँ पर देखो मेरे हाथ में, ये जो में आया है ये चिन्ह है अधिकरण कारक का, अगर पर होता तब भी अधिकरण कारक होता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं, क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, काल कहेंगे, है ना। निष्पादन का समय है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, समय, समय का ज्ञान पूछ रहा है। देखो कितना घुमाया है, निष्पादन में तुमको घुमा देगा है ना, निष्पादन से तुम समझ नहीं पाओगे। तो निष्पादन के समय का ज्ञान, जिस समय हम क्रिया कर रहे हैं उस समय का पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द डॉट 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 है या स्त्री जाति का उसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पुरुष जाति या फिर स्त्रीलिंग का, है ना। तो यहाँ पर जो शब्द, वह शब्द पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, लिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुष। ठीक है, हो गया ना कंप्लीट। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर अनानास, चिल्का झील, सब्जी, बुंदेली। अनानास जो है ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये एक फल है। टिंडी शब्द का बहुवचन क्या है, टिंडी, 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 टिंडी एक भाजी होती है। टिंडी शब्द का बहुवचन पूछ रहा है तो टिंडी दल हो जाएगा, नहीं ना कि टिंडिया, टिंडी दल होगा, टिंडी दल, बहुत सारे टिंडे। नेक्स्ट है जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वो वाक्यांश जो है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुष्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है, रहित की बात पूछ रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो सुरेश है इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, रहित पूछेगा तो नहीं पूछेगा ना। सुयोग में है, सुधन योग हो जाएगा, विदेश में है, विधन देश हो जाएगा, अति धन अधिक हो जाएगा, अधिक में। लेकिन यहाँ पर कोई भी मूल शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ कोई भी मूल शब्द नहीं बनना है, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा विपरीत शब्दों का उचित युग्म नहीं है, उचित युग्म नहीं है, ये बात पूछ रहा है कि उचित युग्म कौन सा नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपाच्य का कुपाच्य, ये उचित नहीं है। नेक्स्ट नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है, नाटक में अभिनय जो है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का या फिर 8 प्रकार का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाटक में अभिनय की बात हो रही कि अभिनय कितने प्रकार का होता है। तो जल्दी से बताएं भाई, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, आज ही मैंने एक पीडीएफ सेंड किया है, तो वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। तो यहाँ पर देखिए जो नाटक में अभिनय होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो 4 प्रकार का होता है।
ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो कल से मैं सुपर टेट की भी क्लास अलग से लगाऊंगी, ठीक है। सुपर टेट की जीके की क्लास भी पढ़ाऊंगी और साहित्य तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो 2 बजे जुड़ना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बकरी नाटक के रचनाकार हैं। मोहन राकेश है, उपेन्द्रनाथ अश्क है, हमीद तनवीर है या फिर सर्वेश हृदय सक्सेना है। तो बकरी नाटक जो है ये है किसका? सर्वेश हृदय सक्सेना का है। नेक्स्ट है संयोक्ता स्वयंवर किस प्रकार की विधा है? किस प्रकार की ये विधा है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये किसका है? लाला श्रीनिवास दास का क्या है? नाटक है, ठीक है। लाला श्रीनिवास का क्या है? नाटक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञानाश्रयी निगूढ़ काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? दार्शनिक आधार पूछ रहा है। शुद्धाद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है या फिर अद्वैतवाद है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का पूछ रहा है। तो ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का क्या है? अद्वैतवाद है। आत्मा में ही परमात्मा, इसका मतलब क्या? आत्मा में ही परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान बोध के रचनाकार हैं? सुंदरदास है, मलुकदास है, रज्जब है या फिर इनमें से कोई नहीं है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ये मलुकदास की रचना है। बहुत ज्यादा ये रिपीटेड रचना है, बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली है। नेक्स्ट ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। हिति हरवंश है, गोविंद स्वामी है या फिर चीत स्वामी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ संप्रदाय की, राधा वल्लभ संप्रदाय की बात हो रही है तो राधा वल्लभ संप्रदाय के हिति हरवंश है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद जो है किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य के, नाथ मुनि के, रामानुजाचार्य के या फिर पुंडरीकाक्ष के। किसके परंपरा में आते हैं ये बात पूछ रहा है रामानंद। तो रामानंद आते हैं किसमें? रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से अशोक के फूल किसकी कृति है? अशोक के फूल जो है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। इनके निबंध संग्रह का क्या नाम है? भारत मित्र है, प्रजा मित्र है या फिर शिव सागर की चिट्ठियां है या फिर शिव शंभू के चिट्ठे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिव शंभू के चिट्ठे। ये भी मैं बता नहीं सकती कितने बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, विठलनाथ के, रामानंद के या फिर निम्बारकाचार्य के। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विठलनाथ के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है कि इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका शब्द विलोम पूछ रहा है ध्वंस शब्द का, तो ध्वंस शब्द का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अवगहन का समानार्थी है। अवगहन का समानार्थी क्या हो जाएगा? ये बात पूछ रहा है। तो अवगहन का समानार्थी हो जाएगा छानबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए, है ना। सही अर्थभेद को गुण और गुण, एक होता है गुण और दूसरा होता है गुण, है ना। गुण मतलब की आदत और गुण मतलब की एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक पदार्थ। तो यहां पर देखते हैं इसका सही अर्थ पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए, एक मधुर खाद्य और दूसरा क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, है ना। एक मधुर खाद्य, जैसे मैंने कहा कि एक धातु, मतलब कि एक चीज, धातु नहीं, एक मतलब कि पदार्थ में क्या आएगा? गुण, है ना। तो गुण क्या है हमारा? एक मधुर खाद्य मतलब कि जो अच्छा है, और एक निजी विशेषण है ये गुण। गुण क्या है? एक विशेषण है जो कि हमारी आदत होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति वाक्य बालको गच्छता का हिंदी में अनुवाद होगा। संस्कृत का वाक्य है बालको गच्छता, ना, बालको गच्छता, बालका बालको बालका। हाँ, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा। तो हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा इसका?
दो बालक जाते हैं, दो बालक जाते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी वाक्य दो छात्र, हिंदी वाक्य में दो छात्र पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा, दो छात्र पढ़ते हैं। दो छात्र पढ़ते हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, तो छात्रों पठता, क्या हो जाएगा, छात्रों पठता, द्विवचन की क्रिया लग जाएगी ना। नेक्स्ट है कि दंडी द्वारा रचित कृति है, दंडी द्वारा रचित कृति कौन सी है, दश कुमार चरितम किसका है, रत्नावली और कर्पूर मंजरी, यहाँ पर कादम्बरी, यहाँ पर दंडी की बात हो रही है। तो दंडी का क्या है, दश कुमार चरितम है, क्या है, दश कुमार चरितम किसका है, ये है दंडी का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है भानुदय का सही संधि विच्छेद होगा, भानुदय, भानु का से क्या हो जाएगा, भानुदय का संधि विच्छेद पूछ रहा है, भानुदय, भानुधन उदय हो जाएगा, भानुदय का भानुधन उदय हो जाएगा, यह एक दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है कि शब्द श्रोणिति, शब्द सोड़िति शुद्ध धातु का कौन सा रूप है, शु धातु का, ये श्रु धातु का कौन सा रूप है, उसकी बात पूछी जा रही है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। नेक्स्ट है कि संस्कृत साहित्य में किसकी उपमा प्रसिद्धि है, किसकी उपमा जो है वो, संस्कृत साहित्य में किसकी उपमा की प्रसिद्धि है ना, उपमा के लिए कौन जाने जाते हैं, तो कालिदास जाने जाते हैं उपमा के लिए ना, उपमा कालिदासस्य ना, इनकी उक्ति क्या है, उपमा कालिदासस्य, तो ये उपमा के लिए क्या है, जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप होगा, धेनु शब्द में चतुर्थी एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो एक वचन के रूप में यहाँ पर देखिए धेनवे भी आएगा और धैनवे भी आएगा, तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इदम शब्द का इमे रूप नहीं होगा, इदम शब्द का, इदम क्या है, सर्वनाम शब्द है ना, और इसका इमे रूप पूछ रहा है कि इमे रूप इसका क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा, तो नहीं यहाँ पर पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन में नहीं होता है। नेक्स्ट है कि संस्कृत के शब्द वासुदेव का विग्रह होगा, वासुदेव का विग्रह पूछ रहा है, तो इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा वसुधा धन एव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वसुधा धन एव हो जाएगा, यह एक वृद्धि स्वर संधि है। नेक्स्ट है कि नृयति धातु है, ये किस प्रकार का धातु है, ये कौन सा धातु है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर दिवा दिगड़ हो जाएगा, दिवा दिगड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृत शब्द आसमुद्रम में समास है, आसमुद्रम में कौन सा समास है, तो आसमुद्रम में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास है ना, थोड़ा सा फर्क है बस, बाकी हिंदी से थोड़ा सा मिल जाते हैं, यहाँ पर इतनी हार्ड संस्कृत नहीं देता है, ठीक है। फिर क्रियादि गण की धातु नहीं है, क्रियादि जो क्रियादि गण की धातु जो है वो नहीं पूछ रहा है कि नहीं कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर क्रिय नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्र धातु नहीं है, बाकी के हैं। नेक्स्ट एक कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं, नाभादास हैं या फिर रैदास हैं, तो प्रतिनिधि कवि की बात हो रही, तो प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूरदास की कृति नहीं है, सूरदास की कृति कौन सी नहीं है, यहाँ पर दोहावली इनका नहीं है, ये किसका है, तो ये तुलसीदास का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है, प्राणचंद चौहान का संबंध जो है भक्ति की किस शाखा से है, ये बात पूछ रहा है, तो इनका जो संबंध है वो है राम भक्ति शाखा से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक तुलसीदास की रचना भ्रमर गीत किससे संकलित है, किसमें संकलित है भ्रमर गीत, जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में या फिर गीतावली में या फिर कवितावली में, ये किसमें संकलित है, ये बात पूछ रहा, तो ये जो संकलित है वो है कृष्ण गीतावली में। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है, अवधी है, ब्रजभाषा है, हिंदी खड़ी बोली है या फिर मैथिली है। नाभादास कृत जो भक्तमाल की भाषा है, भाषा की बात हो रही, भाषा है ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तराखंड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, उत्तराखंड से संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं कितनी कृतियों में, इनकी कितनी रचनाओं में, तो वो इनकी 4 रचनाओं में उत्तराखंड से संबंधित वर्णन है। नेक्स्ट एक मलिक मोहम्मद जैसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो कहाँ के थे, ये बात पूछ रहा है, क्योंकि
उनको जैसी क्यों कहा जाता है, ये बात पूछ रहा है। तो ये जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इनको जैसी नाम से पुकारते थे। निश्चय कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? कुतुबन के गुरु कौन थे, ये पूछ रहा है। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है कि लाल तारा जो है, लाल तारा जो है ये विधा कौन सी है? लाल तारा की विधा पूछ रहा है। तो लाल तारा की जो विधा है वो कौन सी विधा है लाल तारा की, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। लाल तारा की विधा, लाल तारा की यहाँ पर विधा पूछ रहा है। तो जल्दी से बताएं लाल तारा की विधा क्या है। लाल तारा की विधा, तो लाल तारा की विधा पूछ रहा है। क्या ये रेखा चित्र है या फिर संस्मरण है या फिर जर्नल है या फिर यात्रा वृतांत है? तो रेखा, ये क्या है लाल तारा? लाल तारा किसका है? लाल तारा ये है किसका भाई? ये रेखा चित्र है। ये किसकी रचना है? जरा कमेंट में बताना, ऑफलाइन कमेंट में बताना लाल तारा किसकी रचना है। नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि का वर्गीकरण पूछ रहा है। तो संबल ध्वनि का वर्गीकरण है संपृक्त ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? किंतु उनका समावेश, जो उनका समावेश है वो स्वर में नहीं किया जाता है, मतलब उनको स्वर में शामिल नहीं किया गया है, ऐसी ध्वनि की बात हो रही है। तो वो ध्वनियां है कौन सी? अनुस्वर और विसर्ग, है ना, अंग और आहा। ये अंग को क्या बोलेंगे? अनुस्वर, और आहा को विसर्ग। यही गिनी नहीं जाती है किसमें? स्वर में। नेक्स्ट है सिर पे बैठो बैठो काग आखी दो खात निखारत, पंक्ति में रस है। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निहारत, इसमें कौन सा रस है? मतलब कि सिर पर बैठा है और आंखों को क्या कर रहा है? निकाल के खा रहा है। काग माने कौवा। तो इसमें कौन सा रस है, ये बात पूछ रहा है। तो इसमें जो रस है वो है विभत्स रस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? निर्वेद जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है? निर्वेद जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है? ये शांत रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? वीर रस का क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है? सुबिरन को खोज रहा है, किसको? सुबिरन को खोज रहा है ना, किसको खोज रहा है? एक सेकंड, सुबिरन को खोज रहा है। सुबिरन को कौन कौन खोज रहा है? एक तो कवि, और दूसरा व्यभिचारी, और तीसरा चोर, है ना। एक कवि खोज रहा है, दूसरा एक व्यभिचारी, एक व्यक्ति खोज रहा है, और तीसरा चोर खोज रहा है। तो ये सुबिरन माने ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। सुबिरन का अर्थ एक होता है सोना, दूसरा होता है अच्छी लड़की, और तीसरा होता है पहला यहाँ पर इसके हिसाब से, लाइन के हिसाब से, पहला अच्छे शब्द, दूसरी अच्छी लड़की, और तीसरा सोना। ठीक है, ये तीन अर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट एक उपमा के चार अंगों में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहते हैं? किसी एक के न होने पर उपमा अलंकार होता है तब वो कहते हैं लुप्तोपमा। क्या होते हैं? लुप्तोपमा। नेक्स्ट है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, इसमें अलंकार पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो अलंकार है रूपक अलंकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट किस छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं? ठीक है, विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11। तो इसमें किसमें होती हैं? दोहा में होती हैं। नेक्स्ट सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
तो कह रहा है सो यह एक मात्रिक छंद है, नहीं ये मात्रिक छंद तो नहीं है, ठीक है। यह एक कैसा छंद है, वर्णिक छंद है, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके चरण 22, एक सेकंड पूरा दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए इसके चरण 22 से 26 वर्णों तक होते हैं ना। इसके वर्ण कितने होते हैं, 22 से 26 होते हैं। सुंदरी सवैया का एक प्रमुख भेद है और ब्रज भाषा का यही बहुप्रचलित छंद भी है ना। ब्रज भाषा में यही छंद सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और रसखान ने बहुत ज्यादा यूज किया है इस छंद का ना। तो ये एक मात्रिक छंद नहीं है, यह एक कैसा छंद है, यह एक वर्णिक छंद है। कैसा छंद है, यह एक वर्णिक छंद है, मात्रिक नहीं है। निश्चित निम्नलिखित में से सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं। सरकटीलास किसका है, बाबू देवकी नाथ का है, नाथ खन्नी का है, या फिर गोपाल राम गहमेरी का है, लज्जाराम मेहता का है, या फिर इनमें से किसी का नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल राम गहमेरी का है सरकटीलास। नेक्स्ट यात्रा वृत्त, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं भगवान दास शर्मा है, कल्याण चंद्र है, लोचन प्रसाद पांडे है, फिर यशपाल जैन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोचन प्रसाद पांडे का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इनमें से किस वाणी पर महादेवी वर्मा ने गौरा संस्मरण लिखा है, गिलहरी पर, गाय पर, हिरनी पर या फिर कुतिया पर। तो किस वाणी पर महादेवी वर्मा ने गौरा संस्मरण, ना किसकी बात हो रही है, गौरा संस्मरण की बात हो रही है। तो गौरा संस्मरण इन्होंने लिखा है किस पे, गाय पर। किस पर लिखा है, गाय पर इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1926 में कहां से प्रकाशित हुआ था, है ना। 1926 में कौन सा, उदंत मातंग, है ना। तो ये कहां से प्रकाशित हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ये प्रकाशित हुआ था कोलकाता से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जुगल किशोर ने इसे, इसके संपादक जुगल किशोर हैं। नेक्स्ट किस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये बात पूछ रहा है। तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे सोत्र भाषा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, ये बनाया गया 14 सितंबर 1949 को। कब बनाया गया, 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। नेक्स्ट है ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, जयपुरी नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, भाषा को बोलते समय तो होने वाले उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। नेक्स्ट प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है, दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है, अल्प प्राण, और चौथा और दूसरा वर्ग महाप्राण। नेक्स्ट एक द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, सबसे अच्छे प्रगीतकार कौन है, मुकुटधर पांडे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्विवेदी युग की कविता है, द्विवेदी युग की कविता कौन सी है, ये बात पूछ रहा है। तो वो है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लेखकों में से खंजर नयन के रचनाकार हैं, तो खंजर नयन के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है, निपुणिका की बात हो रही है, किस उपन्यास की ये नारी पात्र है, तो ये है बाणभट्ट की आत्मकथा की। नेक्स्ट है कि गोदान में होरी की बेटी का क्या नाम है, गोदान में होरी की बेटी का क्या नाम है, तो होरी की बेटी का नाम है सोना। नेक्स्ट देख लेते हैं बेताल, बेताल नहीं यहाँ पर बैताल होगा, ठीक है, बैताल होगा, बेताल नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर बैताल। बैताल पचीसी उपन्यास के लेखक कौन है, बैताल पचीसी उपन्यास के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा,
बेताल भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। आवारा मसीहा जो है ये किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है, इसकी बात हो रही है। तो ये है शरतचंद्र की जीवनी पर आधारित उपन्यास है और ये विष्णु प्रभाकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। गोबर जो है ये प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, ये गोदान का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुल्ली भाट उपन्यास लिखा गया। कुल्ली भाट जो उपन्यास है ये लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इनमें से कौन साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। साये में धूप किसका है ये पूछ रहा है। तो साये में धूप जो है ये किसका है, ये दुष्यंत कुमार का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। करा नाश और निर्माण, या फिर शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, या फिर बुनी हुई रस्सी। गिरिजा कुमार माथुर की कौन सी नहीं है ये पूछ रहा। तो यहाँ पर बुनी हुई रस्सी इनका नहीं है। ये किसका है, ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। बुनी हुई रस्सी इनका नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शुकुल की बीबी किसकी रचना है। शुकुल की बीबी किसकी रचना है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जिन्हें जैनेन्द्र कुमार कृत है ना। कौन सी कहानी है जो जैनेन्द्र की है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर पाजेब जो है ये जैनेन्द्र की कहानी है, ठीक है। हार की जीत सुदर्शन का है। नमक का दरोगा किसका है, प्रेमचंद का है। यहाँ पर मलबे का मालिक किसका है, ये जरा कमेंट में बताना। आज मैं कई क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताने के लिए बोली हूँ, देखिए कौन कौन बताता है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी प्रथम कहानी किसे मानते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं ये बात पूछ रहा है। तो ये मानते हैं इंदुमती को मानते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम पूछ रहा है। इनकी कहानियों का हो जाएगा छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। यही इनका क्या हो जाएगा, सही अनुक्रम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की कहानियों का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है शेखर जोशी की रचना है। मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार, या फिर इनमें से कोई नहीं। शेखर जोशी की रचना कौन सी है ये पूछ रहा है। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाभोज मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है ये पूछ रहा है। ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, या फिर आंचलिक है। किस प्रकार का इनका ये उपन्यास है ये बात पूछ रहा है। तो ये है एक राजनीतिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि उसास शब्द है। उसास शब्द किस प्रकार का शब्द है। तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है, या फिर देशज है। तो उसास जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, ये एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। कल हमारी मैराथन क्लास होगी 2 बजे से, ठीक है। कल हमारी मैराथन की लाइव क्लास होगी 2 बजे से, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहना, हमारे 500 क्वेश्चन की क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।